नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर 7 से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों हमने अंतिम जो शासक पढ़ा था वो पढ़ा था सरदार सिंह। महाराणा सरदार सिंह के काल में हमने पढ़ा था कि भीलों के उपद्रव या विद्रोह से निपटान हेतु इन्होंने मेवाड़ भील कोर का गठन किया था 1841 में। आज दोस्तों हम उनके आगे पढ़ने जा रहे हैं और उनके बाद में जो शासक बने वो शासक बने थे महाराणा स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह का शासनकाल रहता है दोस्तों 1842 से लेके 1861 तक। तो दोस्तों आज हम जिन महाराणा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है महाराणा स्वरूप सिंह। दोस्तों हम पढ़ेंगे स्वरूप सिंह के काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो, उसके अलावा इनका जो शासनकाल मिलता है वो कब से कब तक मिलता है, इन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो शुरू करते हैं दोस्तों 1842 से लेके इनका शासन मिलता है 1861 तक। अब दोस्तों इनका सबसे पहले इनका कार्य मिलता है कि इन जो ये स्वरूप सिंह है उन्होंने अपने काल में मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन कराया। तो पहला कार्य क्या मिलता है कि स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन, दोस्तों इनका कार्यकाल देखा जाए तो 1842 से 1861 तक मिलता है। और इस बीच में भारत का एक महान विद्रोह होता है जिसे 1857 की क्रांति 1857 का विद्रोह कहा जाता है। तो दोस्तों उसके बाद उसमें ये होता है कि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ किसने दिया दोस्तों? स्वरूप सिंह ने। क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों से संधि कर ली गई थी 1818 में भीम सिंह द्वारा कि वो अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार लेते हैं। उसके बाद में अंग्रेज हस्तक्षेप करते हैं मेवाड़ में और 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ देते हैं कौन? महाराणा स्वरूप सिंह। अब दोस्तों जो ये सिक्के हैं इन सिक्कों की एक विशेषता है कि ये अंग्रेजों से घनिष्ठता थी इनकी। तो इन्होंने सिक्के के दो प्रकार से सिक्के होते हैं कि एक जो पृष्ठ होता है अग्र पृष्ठ, एक होता है पिछला पृष्ठ। इन दोनों पे क्या लिखा हुआ था दोस्तों? अग्र पृष्ठ पे लिखा हुआ था दोस्ती लंदन, और जो पिछला पृष्ठ था उस पे लिखा हुआ था चित्रकूट उदयपुर। तो ये हुआ दोस्तों इनके बारे में कि इन्होंने जो सिक्के चलाए उसके ऊपर क्या क्या लिखा गया था। अब इसके अलावा इनके काल में और क्या क्या कार्य हुए दोस्तों? इनके काल में 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया, वो हम अभी देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार अंग्रेजों का साथ दिया। और दोस्तों इनके काल में एक हुआ स्वरूप शाही पगड़ी का प्रचलन। दोस्तों स्वरूप शाही सिक्के, स्वरूप शाही पगड़ी, ये दोनों किनके काल में है? स्वरूप सिंह के काल में। इसके अलावा इन्होंने इनके काल में और क्या क्या कार्य हुए मेवाड़ में? इनके काल में सबसे पहला जो कार्य हुआ वो हुआ था डाकन प्रथा पे रोक। उससे पहले कन्यावत पे इन्होंने रोक लगाई थी। 1844 में इन्होंने कन्यावत पर रोक लगाई। ये दोस्तों कुरूतियां हैं जिनको रोका गया था। तो कन्यावत पर रोक ये किसने लगाई दोस्तों? मेवाड़ ने। 1844 में इन्होंने मेवाड़ में कन्यावत पर रोक लगाई। इसके बाद में 1853 में इन्होंने लगाई डाकन प्रथा पर रोक। अब डाकन प्रथा पर रोक लगाने के बीच में दोस्तों जो हमने मेवाड़ भील कोर पढ़ा था उसका एक दोस्तों कमांडर मिलता है जेसी ब्रुक। इस जेसी ब्रुक का योगदान मिलता है दोस्तों इस डाकन प्रथा पर रोक लगाने के बीच में। अब दोस्तों इनके काल में एक और प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, 1861 में लगाया गया, और वो प्रथा थी सती प्रथा। तो सती प्रथा पर बैन हुआ, इसके अलावा कन्यावध बैन हुआ और डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। अब इनके काल में जो सती प्रथा पर बैन हुआ तो सती होने वाली जो अंतिम महिला थी मेवाड़ में वो थी एंजाबाई। और एंजाबाई कौन थी? ये एंजाबाई थी पासवान। किनकी पासवान थी? स्वरूप सिंह की। और इसके बाद में कोई सती नहीं हुई दोस्तों। तो पासवान थी किनकी? स्वरूप सिंह की पासवान एंजाबाई अंतिम मेवाड़ की सती होने वाली महिला थी, क्योंकि इससे पहले इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। और इसके बाद में कोई दोस्तों घटना नहीं मिलती है मेवाड़ में सती होने की घटना नहीं मिलती। अब इनका 1857 में अंग्रेजों की किस प्रकार सहायता की वो देखते हैं। तो अंग्रेजों की सहायता के बीच में इन्होंने जो मेजर शावर्स रहता है उसका क्या योगदान मिलता है आदि सब कुछ देखते हैं। 1857 में अंग्रेजों की सहायता दोस्तों किस प्रकार इन्होंने 1857 में अंग्रेजों की सहायता की दोस्तों?
एक ठीक छावनी पड़ती थी अंग्रेजों की, वो थी नीमच, जो अभी पड़ती है दोस्तों एमपी में, पहले वो राजस्थान में थी। तो नीमच छावनी में दोस्तों विद्रोह होता है 1857 का। हम दोस्तों 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे तो अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या हुआ था। 3 जून को दोस्तों, 3 जून 1857 को ये विद्रोह होता है। उसमें दोस्तों यहाँ का जो प्रशासक रहता है वो रहता है कर्नल एबोट। कर्नल एबोट और कर्नल एबोट दोस्तों यहाँ का अधिकारी रहता है, अंग्रेज अधिकारी। और यहाँ पर जो विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, वो विद्रोह का नेतृत्व करते हैं हीरालाल और मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ये दोस्तों 1857 में नीमच में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर विद्रोह भड़क जाता है तो कर्नल एबोट को मार दिया जाता है। कर्नल एबोट मारा गया, क्रांतिकारियों ने इसको मार दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से 40 अंग्रेज अधिकारी व उनका परिवार कहाँ आ जाते हैं दोस्तों, डूंगला आ जाते हैं। और दोस्तों इस समय जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट वो है दोस्तों मेजर सावर्स। ये है मेजर सावर्स। और दोस्तों मेजर सावर्स महाराणा को पत्र लिखता है और उसके बाद में इनसे मदद मांगता है। तो महाराणा क्या करते हैं, डूंगला में दोस्तों पहले ये आ जाते हैं। और डूंगला में जो इनकी मदद करता है वो एक किसान है रुगाराम। ये रुगाराम इनकी मदद करता है। दोस्तों जब 1857 पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से और बता दूंगा आपको कि क्या क्या हुआ था। यहाँ से पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स इनको पत्र लिखता है। और उदयपुर के जो मेवाड़ के महाराणा है वो है स्वरूप सिंह इनको दोस्तों उदयपुर में बुलाते हैं। और उदयपुर में जो जग मंदिर है दोस्तों, जग मंदिर में इनको शरण देते हैं। और इनकी जो देख रेख करता है वहां 40 अधिकारी व उनके परिवार की, वो करता है गोकुलचंद मेहता। ये इनकी मदद करता है दोस्तों। तो इस प्रकार इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 क्रांति में। अब दोस्तों जग मंदिर को लेके एक और भी बात बता देता हूँ। पहले दोस्तों हमने एक पढ़ा था महाराणा कर्ण सिंह, और महाराणा कर्ण सिंह है दोस्तों वो भी इस जग मंदिर में किसी को शरण देते हैं। वो है खुर्रम, जो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है। और ये खुर्रम उसी का पुत्र है जो बाद में शाहजहां बनेगा। तो जग मंदिर में शरण कर्ण सिंह भी किसको देता है, खुर्रम को शरण दी जाती है। और कब दी जाती है, ये 1622 में दी जाती है। किसके द्वारा, कर्ण सिंह के द्वारा। तो जग मंदिर में दोस्तों 2 शरण दी गई है मेवाड़ के महाराणा द्वारा। तो ये हुआ दोस्तों स्वरूप सिंह के काल में जो घटनाएं मिलती है वो। अब दोस्तों स्वरूप सिंह के बाद में जो महाराणा बनते हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। महाराणा स्वरूप सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराणा शंभू सिंह। तो शुरू करते हैं दोस्तों महाराणा शंभू सिंह। इनका दोस्तों अब छोटे छोटे राजा हैं, उनका बड़ा योगदान मिलता नहीं है। इनके बाद में जो फतेह सिंह मिलेंगे उनका थोड़ा बड़ा योगदान मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों शंभू सिंह हुए, उनके बाद में सज्जन सिंह शासन बनेंगे, तो वो उनका छोटा छोटा योगदान है दोस्तों। तो शंभू सिंह शासन कब से कब तक रहता है, इनका शासन रहता है वो रहता है 1861 से लेके 1872 तक। ये इनका शासन काल रहता है। अब इनके काल में जो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं उन पर नजर डालते हैं दोस्तों। इनके काल में एक ग्रंथ लिखा गया वीर विनोद। और ये वीर विनोद ग्रंथ किसकी करती है, ये है श्यामल दास ददवाड़िया की। श्यामल दास ददवाड़िया की करती कौन सी है दोस्तों, वीर विनोद। अब इसमें है क्या, वीर विनोद में है दोस्तों मेवाड़ का इतिहास। जो मेवाड़ के राजा हैं उनके बारे में दोस्तों प्रचार प्रसार किया गया है, उनकी दोस्तों प्रशंसा की गई। और वीर विनोद में दोस्तों वीर विनोद के बारे में एक बात बता देता हूँ। इस वीर विनोद का जो ग्रंथ है उसका प्रारंभ हुआ था शंभू सिंह के काल में। ये लिखना प्रारंभ किया गया था शंभू सिंह के काल में, जबकि दोस्तों ये पूर्ण होगा वो सज्जन सिंह के काल में। इनके बाद में जो सज्जन सिंह शासक बनेंगे उनके काल में ये पूर्ण होगा, इसलिए ये बताना जरूरी हो गया। इसके अलावा इनके काल में एक होता है शंभू पलटन। इस शंभू पलटन का दोस्तों गठन किया जाता है किनके द्वारा, शंभू सिंह के द्वारा। अब शंभू पलटन क्या है, ये एक नई प्रकार की सेना थी, तो ये किसने बनाई थी, शंभू सिंह। तो ये हुआ दोस्तों शंभू सिंह के बारे में जो जानकारी मिलती है वो। अब इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराणा सज्जन सिंह। इनके काल में भी दोस्तों हस्तक्षेप मिलता है। कहने का मतलब हस्तक्षेप क्या, अंग्रेजों का थोड़ा बहुत जो मिलता है वो भी देखते हैं। और इनका जो शासन रहता है वो 1872 से लेके 1874 से है दोस्तों इनका शासन, और 1884 तक इनका शासन रहता है। अब दोस्तों इनके लिए पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं दोस्तों। इनको गोद लिया गया था बागोर से। बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों, भीलवाड़ा, वहां से दोस्तों इनको गोद लिया गया था। और इनके जो पिता का नाम था वो था शक्ति सिंह।
बागोर से दोस्तों इनको गोद लिया गया था। दोस्तों 2 साल तक लगभग इन 2 साल बाद ये शासक बनते हैं। 1874 तक दोस्तों ये शासक बनते हैं, जबकि शंभू सिंह दोस्तों 1872 में ही मर जाते हैं। अब दोस्तों इनके काल में क्या क्या मिलता है, तो दोस्तों पहले मैं इनके काल में बता देता हूँ। इनके जो काल रहेगा मेवाड़ में, उसमें दो गवर्नर जनरल आएंगे भारत में। एक तो आएंगे रिपन और एक आएंगे लिटन। दूसरे बाद में कौन से गवर्नर जनरल बनेंगे? लिटन। ये दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण पद था। तो इस इनके कार्य में क्या हुआ दोस्तों, रिपन का जो कार्य मिलता है वो दोस्तों जो पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन में दोस्तों इनका सराहनीय कार्य मिलता है। और जो सज्जन सिंह के काल में इनको लेके जो सराहनीय कार्य हुआ वो ये हुआ था कि इनके काल में, सज्जन सिंह के काल में, जो पहली जनगणना हुई, मेवाड़ की पहली जनगणना हुई, जनगणना। और ये कब होती है? ये होती है 1881 में होती। तो दोस्तों 1881 में, परंतु दोस्तों रिपन का जो स्थानीय स्वशासन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब इन्हीं के काल में दोस्तों एक आएंगे लिटन। तो लिटन का क्या योगदान मिलता है वो बाद में देखेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं जो रिपन है, रिपन इनको क्या देते हैं? ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। ये ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया का खिताब देते हैं कौन? रिपन इनको, मेवाड़ आकर। ठीक है, एक रिपन हुए। अब इनके बाद, इनके काल में दोस्तों एक लिटन नामक दोस्तों वो मिलेंगे गवर्नर जनरल। अब लिटन का क्या योगदान मिलता है दोस्तों? लिटन ने जो इनकी रानी थी, कहने का मतलब इनकी जो लंदन में रानी रहती है जो थी विक्टोरिया, उस विक्टोरिया के लिए दोस्तों उनको एक उपाधि से नवाजने के लिए, विभूषित करने के लिए, केसर हिंद उपाधि से विभूषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। और उस दरबार का नाम रखा है दिल्ली दरबार। कहने का मतलब दिल्ली में हुआ तो उसका नाम था दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था दिल्ली दरबार। इसका आयोजन होता है, वो होता है दोस्तों 1 जनवरी 1877 इसका आयोजन होता है। और इसमें रखा क्या जाता है कि महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया को क्या दिया जाएगा दोस्तों? महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद, केसर ए हिंद इस उपाधि से नवाजा जाएगा। इसलिए ये दरबार का आयोजन किया गया। और इसमें दोस्तों क्या किया लिटन ने? लिटन ने दोस्तों सभी राजा महाराजाओं को पत्र लिखा, भारत में सभी महाराजाओं को पत्र लिखा। परंतु दोस्तों मेवाड़ में जो महाराणा थे उस समय सज्जन सिंह थे। और सज्जन सिंह के काल में दोस्तों मेवाड़ में एक भीषण अकाल पड़ा हुआ था। तो दोस्तों सज्जन सिंह को भी इसमें इनवाइट किया गया था, परंतु सज्जन सिंह इसमें इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी प्रजा पर दोस्तों भीषण अकाल पड़ा हुआ है। और दोस्तों जब भी महाराणा, राजा महाराजा कहीं जाते थे तो उनके लिए बहुत सारा खर्चा होता था, और वो उसी खर्चे को दोस्तों मेवाड़ की प्रजा पर लगाना चाहते थे। इसीलिए दोस्तों उन्होंने यहाँ जाना कैंसिल कर दिया, अपनी मान मर्यादा के लिए यहाँ पर जाना अस्वीकार कर दिया। तो कौन से महाराणा थे जो सज्जन सिंह थे? उनके काल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद उपाधि से विभूषित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि पहले लिटन गवर्नर जनरल बनते हैं, बाद में रिपन गवर्नर जनरल बनते हैं। मैंने पहले दोस्तों रिपन बता दिया था। रिपन के काल में दोस्तों, इनके काल में जनगणना होती है पहली। रिपन दोस्तों 81 से 80 से लेकर 84 तक गवर्नर जनरल रहते हैं। उससे पहले लिटन दोस्तों गवर्नर जनरल रहते हैं। उनके काल में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और इनके काल में दोस्तों स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ती है। और दोस्तों इनके काल में ही मेवाड़ में पहली जनगणना होती है। और उस समय शासक कौन रहते हैं मेवाड़ के? महाराणा सज्जन सिंह। अब दोस्तों इनके काल में और क्या क्या घटनाएं मिलती है उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों, इन्होंने एक बांसदर्रा पहाड़ी मिलती है दोस्तों उदयपुर में, वहां पर दोस्तों एक सज्जनगढ़ महल का निर्माण करवाया। तो शुरू करते हैं दोस्तों इनके बारे में और क्या क्या जानकारी मिलती है वो। तो इन्होंने क्या किया, जो बांसदर्रा पहाड़ी है, सज्जनगढ़ महल का निर्माण ये कहाँ करवाया दोस्तों? इन्होंने बांसदर्रा पहाड़ी है उदयपुर में, बांसदर्रा पहाड़ी। और ये कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। यहाँ पर इन्होंने सज्जनगढ़ महल का निर्माण कराया। और इस सज्जनगढ़ महल को क्या कहा जाता है? इसके अन्य नाम मिलते हैं, वो मिलते हैं दोस्तों उदयपुर की मुकुटमणि, उदयपुर की मुकुटमणि, मुकुटमणि एक नाम तो मिलता है ये। इसके अलावा दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? मानसून पैलेस या वाणी विलास पैलेस, मानसून पैलेस या वाणी विलास पैलेस। तो ये दोस्तों सज्जनगढ़ जो दुर्ग है, उसका महल है, उसका निर्माण किसने करवाया?
महाराणा सज्जन सिंह ने। अब इनके काल में एक दोस्तों एक घटना मिलती है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती है उस समय दोस्तों भ्रमण करते रहते हैं, और दोस्तों वो पहले जोधपुर भी जाते हैं। जोधपुर में मारवाड़ कहने का मतलब उस समय दोस्तों शासक रहते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था मारवाड़ के इतिहास में। अब दोस्तों इनके काल में जो उदयपुर में जो शासक है वो होते हैं सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह के काल में दोस्तों ये महर्षि दयानंद सरस्वती 2 बार दोस्तों उदयपुर आए थे। तो दयानंद सरस्वती 2 बार उदयपुर गए। और दोस्तों एक इनका ग्रंथ मिलता है सत्यार्थ प्रकाश, और इसका जो पब्लिकेशन हुआ था, प्रकाशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? उदयपुर में। तो प्रकाशन ये कहाँ हुआ? उदयपुर। ठीक है दोस्तों, उदयपुर की यात्रा भी की थी इन्होंने 2 बार। तो ये हुआ दोस्तों इनके काल में जो अन्य मिलता है वो। अब दोस्तों इन्होंने एक सज्जन निवास उद्यान का भी निर्माण करवाया। इनका जो निर्माण कार्य मिलता है वो मिलता है सज्जन निवास उद्यान। इसका निर्माण कहाँ करवाया दोस्तों इन्होंने? ये करवाया उदयपुर में। किसने करवाया? महाराणा सज्जन सिंह ने। और दोस्तों इनका एक जो छापाखाना स्थापित करवाया उसका नाम था सज्जन यंत्रालय। ये क्या था? ये था छापाखाना। और इसका कब करवाया इन्होंने? 1881 में। और ये छापाखाना था, और दोस्तों यहाँ स्थापित करवाया, और यहाँ से एक पत्रिका निकलती थी, उसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधारक। ये यहाँ से पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। तो दोस्तों इनके काल में जो घटनाएं मिली वो कि बागौर भीलवाड़ा से ये दोस्तों गोद लिए गए थे। इनके काल में पहले लिटन दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन करता है, परंतु मेवाड़ में इस समय अकाल की स्थिति है, तो महाराणा सज्जन सिंह जाते नहीं है, अपनी प्रजा के लिए जाते नहीं है वहाँ पे। और उसके बाद में जो रिपन के काल में जनगणना दोस्तों स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ती है, तो इनके काल में जनगणना होती है। उसके अलावा सज्जन महल का निर्माण इन्होंने बांसदर्रा पहाड़ी उदयपुर में करवाया। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो दयानंद सरस्वती है वो 2 बार इनके काल में उदयपुर आते हैं, और सत्यार्थ प्रकार का प्रकाशन भी दोस्तों उदयपुर के अंदर ही हुआ है। और सज्जन निवास उद्यान का निर्माण करवाया उदयपुर में। इसके अलावा सज्जन यंत्रालय जो उदयपुर में ही दोस्तों, सज्जन यंत्रालय भी उदयपुर में। ये कहाँ? ये भी उदयपुर में। तो इसका निर्माण भी किसने करवाया? सज्जन सिंह ने। अब दोस्तों इनके काल में जो सज्जन कीर्ति सुधारक पत्रिका है उसका प्रकाशन होता था सज्जन यंत्रालय से। तो ये हुआ दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह के बारे में कि 1884 तक सज्जन सिंह शासक रहते हैं। अब इनके बाद में जो बड़े शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराणा फतेह सिंह। तो शुरू करते हैं दोस्तों फतेह सिंह के बारे में पढ़ना। महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह दोस्तों इनका कार्यकाल है वो है 1884 से लेके 1921 तक। 1884 से लेके 1921 तक शासक कौन है दोस्तों? महाराणा फतेह सिंह। अब इनके काल में दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया घटनाएं मिलती है, और मेवाड़ के लिए दोस्तों बहुत स्वर्णिम इतिहास में दोस्तों जो अंतिम शासक भी हुए वो भी दोस्तों सोने की तरह खरे थे। अब दोस्तों महाराणा फतेह सिंह का पहले देखते हैं कि राज्याभिषेक कब हुआ और इनका क्या क्या योगदान मिलता है, वो भी हम इसमें जानेंगे। कि जो महाराणा फतेह सिंह है वो दोस्तों 2 दिल्ली दरबार होंगे, उनके अंदर नहीं जाएंगे। तो इनका जो राज्याभिषेक है वो होता है दोस्तों 23 जनवरी। राज्याभिषेक ये होता है 23 जनवरी 1885 को इनका राज्याभिषेक होता है। और दोस्तों 1885 से एक बात याद रखिएगा, 1885 में दोस्तों कांग्रेस की नींव पड़ी थी। और ये दोस्तों इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो 1921 तक माना जाता है। अब दोस्तों जो फतेह सिंह है उनका कार्यकाल बता रहा हूँ। अब दोस्तों इनके काल में और क्या क्या घटनाएं, इन्होंने दोस्तों एक फतेह सागर झील का निर्माण करवाया। फतेह सागर झील का निर्माण किन्होंने करवाया? महाराणा फतेह सिंह। फतेह सागर झील का दोस्तों हमने देखा था एक जो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा एक सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया। सहेलियों की बाड़ी में जलापूर्ति कहाँ से होती है दोस्तों? फतेह सागर झील से। ये मैंने उस टाइम भी बताया था दोस्तों जब हम संग्राम सिंह द्वितीय पढ़ रहे थे। अब फतेह सागर झील को लेकर दोस्तों ये मिलता है कि जो इसकी नींव है वो लिखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट ने। ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा इसकी क्या रखी गई? नींव।
और इसीलिए इसको कनाड झील भी कहा जाता है। तो एक हुआ दोस्तों फतेह सागर झील का निर्माण। अब इनके काल में दोस्तों दो तीन कार्य बहुत बड़े बड़े हुए, उनके उनके बारे में देखते हैं। पहले तो दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों से दोस्तों संधियां होने के बावजूद भी इन्होंने स्वतंत्रता का व्यवहार किया कि अंग्रेज होते हुए भी ये स्वतंत्र स्वतंत्र मेवाड़ के शासक बने रहे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों अपने दीवान को हटाया और दोस्तों उनकी जगह किनको दोस्तों दीवान बनाया, वो बनाया दोस्तों जो कर्नल जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है उनको। इन्होंने हटाया किसको था, वो पन्नालाल मेहता को हटाया, पन्नालाल मेहता को हटाया और उनकी जगह किनको दीवान बनाया, वो बनाया श्यामजी कृष्ण वर्मा को, श्यामजी कृष्ण वर्मा को। और श्यामजी कृष्ण वर्मा है ये दोस्तों अंग्रेजों के विरोधी हैं। और दोस्तों ये श्यामजी कृष्ण वर्मा है, ये दोस्तों ब्यावर में जो कृष्णा मिल है उसके संस्थापक है। अब दोस्तों इनके एक सलाहकार मिलते हैं, वो मिलते हैं प्रताप सिंह केसरी सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट के दोस्तों पिताजी हैं केसरी सिंह बारट। ये दोस्तों इनके सलाहकार मिलते हैं। अब इनके द्वारा इनका क्या क्या योगदान मिलता है, केसरी सिंह बारट जो सलाह देते हैं उसमें दोस्तों इनका जो योगदान मिलता है वो देखेंगे। उससे पहले दोस्तों हम देखते हैं इनके काल में जो गवर्नर जनरल बने वो। तो इनके काल में पहले मैं दोस्तों गवर्नर जनरल बता देता हूँ कि इनके काल में एक गवर्नर जनरल आएंगे डफरिन। जो बड़े गवर्नर जनरल आएंगे वो डफरिन आएंगे। इनके काल में जो डफरिन का काल है उसी के दोस्तों कांग्रेस की स्थापना होगी और कांग्रेस को दोस्तों डफरिन के मस्तिष्क की उपज माना जाता है। इनके काल में एक गवर्नर जनरल जो दिल्ली दरबार का आयोजन करेंगे 1903 में, वो है दोस्तों जिन्होंने दोस्तों बंगाल विभाजन किया था, वो है लॉर्ड कर्जन। इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। इसके अलावा दोस्तों इनके काल में भी एक 1911 में दिल्ली दरबार का और आयोजन होगा और उस समय जो वायसराय रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों, कहने का मतलब जॉर्ज पंचम के लिए दोस्तों दरबार आयोजन किया जाएगा। ये वायसराय रहेंगे, वो रहेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी गवर्नर जनरल कौन रहेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हॉर्डिंग, हेस्टिंग्स नहीं दोस्तों, हॉर्डिंग बम कांड भी होता है दोस्तों भारत में। तो ये तीन दोस्तों गवर्नर जनरल रहते हैं फतेह सिंह के काल में दोस्तों, बड़े जिनके काल में कुछ कुछ हुआ है फतेह सिंह के लिए मेवाड़ में। तो डफरिन का क्या मिलता है दोस्तों, जो डफरिन है, डफरिन ने इस समय की थी मेवाड़ की यात्रा। फतेह सिंह के काल में क्या की थी, मेवाड़ की यात्रा। अब इसके अलावा दोस्तों कर्जन ने क्या किया और होर्डिंग का क्या योगदान मिलता है वो देखते हैं। तो दोस्तों कर्जन ने किया था दिल्ली दरबार का आयोजन। दोस्तों दोनों ही दिल्ली दरबार का आयोजन करेंगे, परंतु अलग अलग दोस्तों पर्पज रखे जाएंगे कि जो कर्जन जो दिल्ली दरबार का आयोजन करेगा वो किसी और के लिए करेगा और जो होर्डिंग्स है वो कुछ और के लिए करेगा। तो दिल्ली दरबार 1903, दिल्ली दरबार 1903। गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कर्जन। दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया गया दोस्तों, इस समय इंग्लैंड के राजा हैं एडवर्ड सप्तम और उनका राज्याभिषेक समारोह के लिए दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। तो लॉर्ड एडवर्ड सप्तम उनके राज्याभिषेक हेतु इसका आयोजन किया गया दोस्तों दिल्ली दरबार का। अब क्या हुआ दोस्तों, राज्याभिषेक हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन तो किया गया, अब बुलाया किसको गया, फतेह सिंह। परंतु फतेह सिंह दोस्तों दिल्ली दरबार में जा रहे होते हैं तो उनके दोस्तों जो सलाहकार हैं केसरी सिंह बारट, उनको दोस्तों एक 13 शॉर्ट पकड़ाते हैं और उस 13 शॉर्ट का जो शीर्षक रहता है वो रहता है चेतावनीरा चुंगटिया। ये 13 शॉर्ट है दोस्तों, इनको नसीराबाद से पहले दोस्तों एक सरेरी स्टेशन आता है, सरेरी रेलवे स्टेशन, यहाँ पे दोस्तों इनको पकड़वाया जाता है। और दोस्तों सरेरी रेलवे स्टेशन पर ये इन 13 शॉर्टों को पढ़ते हैं और इनके अंदर जो मान जाग जाता है, कहने का मतलब उन शॉर्टों में दोस्तों इस प्रकार जान रहती है कि दोस्तों कभी भी मेवाड़ के महाराणा कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुके और आज तक कभी अंग्रेजों के सामने वो दिल्ली दरबार के आयोजन में कभी नहीं गए। क्योंकि इनसे पहले दोस्तों सज्जन सिंह के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, परंतु वो उसलिए नकार देते हैं कि उनकी जो मेवाड़ की स्थिति उस समय सही नहीं रहती है। और दोस्तों सरेरी रेलवे स्टेशन पर जब इनको 13 शॉर्टे पकड़ाए जाते हैं चेतावनी चुंग के शीर्षक के नाम से,
तो उनके अंदर भी ये मान जाग जाता है कि कभी मेवाड़ के महाराणा किसी के सामने नहीं झुके, दिल्ली में दोस्तों उपस्थित नहीं हुए, तो वो वहां से जाते हैं, परंतु दोस्तों दिल्ली जो दरबार हो रहा है उसमें उपस्थित नहीं होते। चले तो जाते दिल्ली परंतु उपस्थित नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जब दिल्ली दरबार चल रहा होता है करजन का, तो उस समय जो महाराणा फतेह सिंह की जो स्पेशल ट्रेन है वो चित्तौड़ की ओर पुनः आ रही थी, यानी वो गए नहीं। अब इन्हीं के काल में, ये तो हुआ 1903 का दिल्ली दरबार। अब होता है एक 1911 का दिल्ली दरबार, और इस दिल्ली दरबार का आयोजन करेगा, वो करेगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, और ये लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली दरबार का आयोजन करेगा। इसका जो रीजन रहेगा वो रहेगा जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक। जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक। यहाँ पे दोस्तों राज्याभिषेक एडवर्ड सप्तम का है, यहाँ जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक है। अब इसमें क्या होता है कि फतेह सिंह को दोस्तों पुनः इनवाइट किया जाता है, परंतु फतेह सिंह इसमें क्या करते हैं कि दोस्तों जाते तो हैं दिल्ली, परंतु जॉर्ज पंचम से दोस्तों रेलवे स्टेशन पर मिल लेते हैं और पुनः आ जाते हैं चित्तौड़। रेलवे स्टेशन पर मुलाकात, स्टेशन पर मुलाकात, और पुनः मेवाड़ आ जाते हैं कौन? फतेह सिंह। तो ये है दोस्तों इनके काल में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं मिलती है वो। अब इन्हीं के काल में दोस्तों एक जो आंदोलन चल रहा है वो किसान आंदोलन चल रहा होता है, तो वो भी दोस्तों अभी जानते हैं उसके अंदर क्या हुआ था। पहले दोस्तों इनकी ये घटनाएं जो ये दोस्तों कर रहे हैं ऐसा कार्य कि कभी दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, डफरी इनके लिए मेवाड़ की जो यात्रा कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो होर्डिंग्स का दिल्ली दरबार था वो भी दोस्तों वो उनमें भी दोस्तों उपस्थित नहीं होते हैं, रेलवे स्टेशन पर जॉर्ज पंचम से मुलाकात करके पुनः आ जाते हैं। तो इसी समय दोस्तों मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट रहता है एजेंट माइल्स। ये दोस्तों माइल्स ये लिखता है कि जिस प्रकार की महाराणा का दोस्तों बिहेव है, और जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा होता है, और दोस्तों बाद में यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना होगी, तो इस समय जो दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट है वो कुछ इस प्रकार कहता है कि यदि भारत में राष्ट्रीय क्रांति हुई तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? उदयपुर से। क्योंकि दोस्तों जो महाराणा ऐसा बिहेव कर रहे हैं अंग्रेजों के साथ, तो वहां की जनता तो दोस्तों वैसे भी अंग्रेजों के विरोधी थी। ये सब कर देख कर दोस्तों जो माइल्स है वो ये सब कहता है। अब इसके अलावा दोस्तों जो फतेह सिंह है उनके काल में कुछ अन्य योगदान भी मिलते हैं। तो इनके काल में दोस्तों जो बाद में एक गवर्नर जनरल बनेंगे मिंटो, मालडे और मिंटो दोस्तों, एक एक्ट भी आता है भारत में। और उस समय दोस्तों 1919 में एक मिंटो नामक दोस्तों गवर्नर जनरल है, वो भी दोस्तों उदयपुर की यात्रा करते हैं। उदयपुर की यात्रा कौन करते हैं? मिंटो। और दोस्तों मिंटो के लिए दोस्तों जो फतेह सिंह है वो एक मिंटो हॉल का निर्माण करवाता है। मिंटो हॉल, उनको ठहराने के लिए मिंटो हॉल का निर्माण किया जाता है, और ये कहाँ किया जाता है? उदयपुर में। ये हुआ दोस्तों इनके काल में। और इन्होंने दोस्तों एक मेवाड़ लॉयंस, इस एक सेना का गठन किया फतेह सिंह ने। सेना का गठन किया किसने? फतेह सिंह ने। अब ये होता है दोस्तों महाराणा फतेह सिंह के काल की घटनाएं। अब इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो अंतिम महाराणा है दोस्तों भूपाल सिंह। और जो महाराणा भूपाल सिंह का कार्यकाल मिलता है वो मिलता है 1921 से लेके 1948 में दोस्तों विलय होता है जो मेवाड़ का, तो महाराणा भूपाल सिंह। अब महाराणा भूपाल सिंह के काल में दोस्तों 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला तो इनके काल में दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना होगी, वो देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्हीं के काल में एक सबसे महत्वपूर्ण जो घटना मिलेगी वो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल समापन होगा। क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों 1897 से चलता है और 1941 में खत्म होता है। तो देखते हैं दोस्तों इनके काल में जो जो घटनाएं मिलती है वो। पहला दोस्तों इनके काल में जो एकीकरण होगा वो बाद में देखेंगे। पहले हुआ जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसका क्या हुआ दोस्तों? समापन। इसका क्या हुआ? समापन। और दोस्तों ये किसान आंदोलन में सबसे सफल दोस्तों किसान आंदोलन माना जाता है। ये कब से कब तक चला? 1897 से लेके 1941 तक ये चलता रहा। और बाद में इसमें दोस्तों किसानों के बातें मान ली जाती है और दोस्तों इसका समापन हो जाता है। और इन्हीं के काल में दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन, उसका भी दोस्तों क्या हो जाता है? समापन आंदोलन। बेंगू कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। बिजोलिया है दोस्तों भीलवाड़ा में। अब इन्हीं के काल में एक होता है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना।
अब दोस्तों इनके काल में जो अंतिम घटना मिलती है और उसके बाद में जो महाराणाओं का दोस्तों जो माना जाता है कि राजस्थान में एकीकरण हो जाता है, तो वो देखते हैं। इनका दोस्तों जो महत्वपूर्ण घटना है, ये आखिरी ये दोस्तों आखिरी दोस्तों महाराणा है मेवाड़ की। इसके बाद में राजस्थान में विलय हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ रियासत का। तो इनका जो विलय होता है वो होता है 18 अप्रैल 1948 को। और होता किसमें है दोस्तों, ये है तृतीय चरण, और तृतीय चरण है और इसका नाम क्या है, वो है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान संयुक्त राजस्थान संघ में इसका निर्माण विलय हो जाता है। और दोस्तों इसमें उदयपुर का विलय या मेवाड़ का विलय मान लेते हैं। और दोस्तों महाराणा भूपाल सिंह है वो क्या बनते हैं, महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख पहले दोस्तों ये राज प्रमुख रहते हैं, बाद में दोस्तों ये अंतिम और पहले राज प्रमुख है। इनके बाद में दोस्तों इस पर पोस्ट को हटा दिया जाता है। अंतिम व पहले महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख कौन है दोस्तों, ये भोपाल सिंह। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो मेवाड़ का इतिहास है वो संपूर्ण होता है। इसके बाद में दोस्तों हम मेवाड़ पे एक पार्ट और लेके आएंगे। उसमें दोस्तों जो मेवाड़ से दो शाखाएं जाती है जो वागड़ में, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ होता है हमारे जो मेवाड़ का बेसिकली जो इतिहास है वो कंप्लीट। तो दोस्तों आज यहीं समाप्त करते हैं। कल दोस्तों फिर मिलते हैं। जो वागड़ का इतिहास है, जो मेवाड़ से शाखा गई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।